डियर स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। आज हम जो कल और परसों जो हमने पढ़ा था उसके आगे का पार्ट, कल और परसों हमने अम्ल और क्षार के बारे में कुछ बातें की थी कि वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से उनके बारे में अलग अलग अपने मत दिए हैं। आज हम बात करेंगे तीसरी जाति जो लवण है। अम्ल और क्षार के अलावा जो तीसरा हमने स्टार्टिंग में बात की थी, 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। अम्ल होते हैं, या तो वो क्षार होता है या फिर वो लवण होता है। लवण की बात करेंगे। लवण क्या होता है दोस्तों? देखिए, लवण होता है कि अम्ल और क्षार जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो मिलाने से ये दोनों एक दूसरे का प्रभाव है वो निरस्त कर देते हैं और उदासीन हो जाते हैं। यानी HCl अम्ल है प्लस Na और क्षार है, इन दोनों को मिलाते हैं तो लवण बनता है NaCl, और प्लस जो है इसमें से जल निकल जाता है। क्या निकल जाता है दोस्तों? जल। तो ये लवण है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं हम? लवण का निर्माण हो गया है। लवण जो है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली है कि लवण 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है अम्लीय लवण, एक होता है क्षारीय लवण, और एक होता है उदासीन लवण। अब देखिए इन तीनों में क्या फर्क है। अम्लीय लवण का मतलब होता है कि ऐसा लवण जिसमें अम्ल जो है वो तो प्रबल हो, और क्षार जो इसमें हम मिलाते हैं वो क्षार जो है वो कैसा हो? दुर्बल हो। तो इनसे जो लवण बनेगा वो अम्लीय लवण बनेगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूं आपको। प्रबल अम्ल मैंने बताया 3 अम्ल प्रबल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। और दुर्बल क्षार मैंने आपको 2 लिखाए हैं, एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 और दूसरा हमने लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH। ये दुर्बल अम्ल है। जब हम इन दोनों की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? यानी लवण बन जाता है और प्लस है जल। तो एक तो इसमें से जल निकल जाएगा, प्लस एक क्या बन जाएगा? लवण, NH4Cl, यानी एक लवण बन जाएगा। ये इसके अंदर क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अगली बात हम करते हैं क्षारीय लवण की, कि क्षारीय लवण जो है वो क्या होता है। देखिए, क्षारीय लवण यानी इसमें अम्ल तो क्या होगा? दुर्बल होगा। ध्यान रखना, अम्ल दुर्बल होगा, क्षार है वो प्रबल होगा। क्षार क्या होगा दोस्तों? क्षार प्रबल होगा। क्षार प्रबल क्षार होगा। अब जो क्षार प्रबल अम्ल लेंगे, दुर्बल अम्ल 2 बताए मैंने आपको। एक तो एसिटिक अम्ल है, वो दुर्बल अम्ल है। एक कार्बोनिल अम्ल। एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये दुर्बल अम्ल है। क्षार प्रबल सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो एक तो जल बन जाएगा, प्लस इसमें CH3COONA, सोडियम एसीटेट बन जाएगा, जो कि एक क्षारीय लवण है। साबुन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है सोडियम एसीटेट। और उदासीन लवण, इसमें अम्ल भी दुर्बल होगा और क्षार भी दुर्बल होगा, और अम्ल भी प्रबल होगा और क्षार भी प्रबल होगा। जैसे इस प्रकार से ये उदासीनीकरण लवण की परिभाषा है। अम्ल भी प्रबल है, क्षार भी प्रबल है, दोनों प्रबल है, तो वो उदासीनीकरण लवण होगा। इसके अलावा लवण जो होते हैं, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक जो है वो उच्च होते हैं अम्लों के। अब उच्च गलनांक और क्वथनांक होने के लवणों के होने के कारण लवण है वो क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? क्रिस्टल। अब क्रिस्टल क्या होता है? देखिए, कोई भी लवण है उसके इकाई सूत्र लिखने के अंदर जो जल के अणुओं की निश्चित संख्या होती है उस संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती है, जो संख्या हमें दिखाई नहीं देती है। यानी कहने का मतलब यह है कि लवण का इकाई सूत्र लिखने के अंदर जो जल के अणुओं की निश्चित संख्या दिखाई जाती है उसे हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे Na2CO3.10H2O, ये धोने के सोडे का सूत्र है। किसका सूत्र है? धोने का सोडा। तो इसमें 10 H2O जल है, हमें दिखाई नहीं देता, क्रिस्टल के रूप में रहते हैं, इसलिए क्रिस्टलन जल कहते हैं। यानी क्रिस्टल जो होते हैं, क्रिस्टलन जल इकाई सूत्र लिखने में, लवण का इकाई सूत्र लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या होती है उस संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। फिटकरी क्रिस्टलन है। फिटकरी सूत्र देखिए,
K2SO4.Al2SO4 की होल ट्वाइस 3 डॉट चॉइस H2O। ये जो चॉइस H2O फिटकरी में क्रिस्टल के रूप में रहते हैं। इसके अलावा जिप्सम का सूत्र CaSO4.2H2O। ये दो अणु है जल का, हमें दिखाई नहीं देता, जिप्सम के अंदर क्रिस्टल के रूप में रहता है। तो ये थी लवण की बात। अब हम बात करेंगे सामान्य गुणधर्म। अम्ल और क्षार के सामान्य गुणधर्म क्या होते हैं। इनके जो सामान्य गुणधर्म है अम्ल व क्षार के सामान्य गुण। देखिए सामान्य गुण, पहला तो यही गुण है कि अम्ल है वो नीले को लाल करता है और क्षार है वो लाल लिटमस पत्थर को नीला कर देता है। इजी है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अम्ल हमेशा धातु से क्रिया करके और हाइड्रोजन गैस निकालता है। इस बात का ध्यान रखना, अम्ल हमेशा धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालता है और लवण बनाता है। कोई भी एक अम्ल ले लीजिए आप, चाहे नाइट्रिक अम्ल ले लीजिए, चाहे सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिए, चाहे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लीजिए। हमने सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया H2SO4। ये अम्ल है, कोई भी एक धातु, चाहे वो लोहा धातु हो, चाहे वो तांबा हो, चाहे वो सोना क्रिया नहीं करता है, कोई भी धातु हो उसकी हम जैसे हम कॉपर की क्रिया कराते हैं। अब कॉपर की क्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा, ये तो हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और फिर क्या बन जाएगा CuSO4, कॉपर सल्फेट। ये अम्ल है, हमेशा धातु से क्रिया करके, याद रखना, हाइड्रोजन गैस निकालता है। एक प्रश्न पूछा जाता है इसके बारे में कि ए कोई पदार्थ है, इस ए पदार्थ के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर फट की ध्वनि के साथ एक गैस निकलती है, उस गैस का नाम बताइए। तो वो ध्यान रखना, फट की ध्वनि के साथ हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये बात ध्यान में रखना। और एक और प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि क्या कारण है कि घरों के अंदर खट्टे पदार्थों को धातु के पात्र में नहीं रखा जाता। देखिए इसके ऊपर बहुत प्रश्न आते हैं, खट्टे पदार्थों को धातु के पात्र में क्यों नहीं रखा जाता। क्योंकि खट्टे पदार्थों में अम्ल होता है, चाहे वो दही हो, चाहे वो नींबू का रस हो, चाहे वो आम का रस हो, इनमें अम्ल होता है। और अम्ल जो है धातु के पात्र में अगर हमने रख दिया तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ये एक हानिकारक पदार्थ बना देगी जो हमारे लिए नुकसानदायी है, इसलिए हम इनको नहीं रखते हैं। दूसरी इसके अंदर बात हम करते हैं, अम्ल की बात कर ली। क्षार जो है दोस्तों, क्षार की धातु के साथ क्रिया बहुत कम होती है। एकमात्र धातु है जिंक धातु जो कि क्षार के साथ क्रिया करती है। ये क्षार NaOH हो गया, ये जिंक धातु हो गई। बाकी धातु है क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते, केवल एकमात्र जिंक धातु है क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है और साथ में क्या बनाती है, लवण Na2ZnO2, और इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको सोडियम जिंकेट कहते हैं। तीसरा इसका जो सामान्य गुण है वो ये है कि धातु ऑक्साइड अम्ल से क्रिया करते हैं। किससे क्रिया करते हैं, अम्ल। अब देखिए धातु ऑक्साइड अम्ल से जब क्रिया करेंगे तो बनाएंगे लवण और जल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लवण और जल। अब बात आती है धातु ऑक्साइड क्या होती है। देखो दोस्तों, धातु कोई भी है जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो वो धातु ऑक्साइड बना लेती है। जैसे कॉपर धातु है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगी वो CuO, कॉपर ऑक्साइड बना लेगी। मैग्नीशियम धातु है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगी, MgO। तो इसी तरीके से धातु ऑक्साइड है, अम्ल से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे मैं उदाहरण देता हूं मैं आपको, CuO प्लस HCl यानी अम्ल है, इसकी क्रिया करेंगे तो लवण CuCl2 प्लस H2O जल बना लिया। एक बात ध्यान रखने वाली है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति हमेशा क्षारीय प्रकृति होती है। इसीलिए आपने कई बार देखा भी होगा, जब हमें कोई मधुमक्खी खा जाती है या कोई चींटी का डंक लग जाता है तो घर वाले कहते हैं कि धातु की चीज़ है वो रगड़नी चाहिए। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन यही है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी प्रकृति होती है, क्षारीय। और जो हमने चिंटी हमारे डंक मारी है वो अम्लीय है। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में हमें उसकी जलन है वो महसूस नहीं होती है। चौथा इसका गुण देखिए, चौथा गुण है कि
ए धातु जो है वो क्षार से, देखो धातु तो करती है अम्ल से क्रिया, धातु ऑक्साइड, और ए धातु ऑक्साइड जो है, ए धातु ऑक्साइड जो है वो क्रिया करते हैं क्षार से, और बनाते वही है लवण और जल ही बनाते हैं। अब ए धातु ऑक्साइड यानी CO2, जिसके अंदर धातु नहीं है, ऑक्सीजन जुड़ी है, SO2। अब CO2 जो है वो कोई क्षार NaOH, इस क्षार से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, लवण Na2CO3 प्लस क्या निकाल देगी, जल निकाल देगी, सोडियम कार्बोनेट बना लेगी। और ए धातु ऑक्साइड की प्रकृति जो है वो हमेशा अम्लीय प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है, अम्लीय, और इस अम्लीय प्रकृति की वजह से अम्लीय वर्षा होती है, क्योंकि ये CO2 है ये वायुमंडल में रहती है, ये SO2 ये वायुमंडल में रहती है, ये ए धातु ऑक्साइड हमेशा वायुमंडल में रहते हैं और यहाँ धुएं से निकल के जाते हैं, और जब बारिश आती है तो बारिश के साथ मिल करके अम्लीय वर्षा के रूप में धरती पर गिरते हैं। पांचवा इसका देखिए, पांचवा इसका सामान्य लक्षण है कि अम्ल और क्षार जो है वो जल अपघटन करने पर, यानी जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। इस अवस्था में जलीय अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो ये थी अम्ल और क्षार के कुछ सामान्य गुणधर्म। अब हम बात करेंगे इनके उपयोग की। उपयोग, अम्ल और क्षार के उपयोग क्या होते हैं। देखिए पहले हम अम्ल के उपयोग की बात करेंगे। अम्ल को मुख्यतः दो भागों में, एक होते हैं खनिज अम्ल और एक होते हैं कार्बनिक अम्ल। देखिए कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल क्या है। खनिज अम्ल का मतलब होते हैं यानी HCl, H2SO4 और HNO3, इनको खनिज अम्ल बोलते हैं। ये प्रश्न आया हुआ है राजस्थान पुलिस के एग्जाम में, ये प्रश्न आया हुआ है। मैंने पहले भी कहा था, आज मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो चैप्टर है इसके अंदर आपको जितने भी जनरल साइंस के कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उनमें से 1% आपको पक्का मिलेगा। खनिज अम्ल यानी HCl, H2SO4, HNO3। कार्बनिक अम्ल में आपके जितने भी हैं, सिरका है, एसिटिक अम्ल है, इसके अलावा आपका नींबू के अंदर जो पाया जाता है साइट्रिक अम्ल है, मैलिक अम्ल है, जितने भी अम्ल हो सारे सारे कार्बनिक में आते हैं। इनके अलावा ये जो है वो खनिज अम्ल में आते हैं। अब इनका उपयोग करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बॉयलर जो होते हैं उनके अंदर की सफाई करने में उपयोग किया जाता है। सिंक होता है, सैनिटरी होती है, इनकी सफाई करने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। दूसरा आपका है सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसका उपयोग उद्योगों में किया जाता है, बैटरी उद्योग है, सेल उद्योग है, इनमें किया जाता है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लों का राजा कहते हैं। और सल्फ्यूरिक अम्ल पे डिपेंड करता है किसी देश का औद्योगिक डेवलपमेंट। अगर किसी देश के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल की ज़्यादा खपत हो रही है, इसका मतलब उसकी औद्योगिक इकाइयाँ वो ज़्यादा विकसित है। तीसरा है नाइट्रिक अम्ल। इसका उपयोग जो है वो उर्वरक बनाने में, रासायनिक खाद बनाने में, और सोना और चांदी जो होता है उसकी साफ सफाई करने में भी नाइट्रिक अम्ल, जो आभूषण होते हैं उनकी साफ सफाई करने में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर ये दोनों जब मिलते हैं यानी 3 मोल आप लेते हैं HCl का प्लस 1 मोल लेते हैं HNO3 का, इन दोनों को जब मिला देते हैं तो एक पदार्थ बनता है जिसे बोलते हैं एक्वा। दोस्तों ये पदार्थ बहुत ही खतरनाक होता है, या इसे बोलते हैं अम्लराज। देखिए अम्लराज क्या है, ये ऐसा पदार्थ बन जाता है कि जो सोने जैसा अविलेय धातु जो किसी के साथ भी क्रिया नहीं करती है उसको भी अपने अंदर विलय कर लेता है। कई बार गांव में आपने देखा होगा कि सोने की सफाई करने वाले आते हैं कि हम सोने के एकदम साफ कर देते हैं, और जैसे सोना उनके पास ये पदार्थ होता है उसमें डुबाते हैं तो आधा सोना इसके अंदर रह जाता है। बाद में पता चलता है कि हमारा सोना तो वो सारा ले गए हैं। तो ये इनके उपयोग हो गए। इसके बाद में एसिटिक अम्ल का उपयोग। एसिटिक अम्ल का उपयोग जो है खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, अचार में, इनमें किया जाता है। फिर हम बात करते हैं क्षार के उपयोग की। क्षार के उपयोग, देखो दोस्तों क्षार का भी बहुत उपयोग है। नंबर 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है जिसे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। इस कास्टिक सोडे का उपयोग साबुन उद्योग में किया जाता है, कपड़ा उद्योग में किया जाता है, इनके अंदर है। इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडे का उपयोग किया जाता है। नंबर 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, और ये सफेदी करने में जो कड़ी हम करते हैं दीवारों पर वो यही होती है, इसका उपयोग किया जाता है। कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा
MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटी एसिड के रूप में इसे उपयोग करते हैं। कल परसों ही बताया था मैंने, एंटी एसिड के रूप में कब्ज दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात आती है लवण के उपयोग। लवण के उपयोग CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये एक प्रकार का लवण है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? लवण है, और ये संगमरमर का फर्श बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। एक आपका आता है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, इसका उपयोग जो है किसमें किया जाता है दोस्तों? फोटोग्राफी के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में AgNO3 का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपको मिल जाएगा Na2CO3.10H2O धावन सोडा, ये भी एक प्रकार का लवण है। इसका उपयोग भी कपड़े धोने के अंदर किया जाता है। फिटकरी, ये भी एक लवण है, इसका उपयोग भी है जल को शुद्ध करने में किया जाता है। तो ये था अम्ल और क्षार के सामान्य लक्षण, उनके उपयोग और उनके बारे में क्या करें। दोस्तों इस चैप्टर का जो हमने लिया है दैनिक जीवन में रसायन भाग, इसका आधा पार्ट पूरा हो गया है। कल से हम इसके आगे का जो पार्ट है पीएच स्केल क्या है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर करना। थैंक यू।